नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की। ये कहानी है साहस की, अनोखी रणनीति और स्वराज के एक बहुत बड़े सपने की। वो भी उस समय जब हिंदुस्तान पर मतलब मुगलों का दबदबा था। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि शिवाजी महाराज के उदय से लेकर फिर पेशवाओं के दौर में जो विस्तार हुआ, उनका प्रशासन कैसा था, पानीपत की वो लड़ाई, फिर अंग्रेजों से टक्कर और पतन, और आखिर में मराठों की विरासत क्या है, इस पूरे सफर को समझें। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरी कहानी की मतलब एक गहरी पड़ताल करती है। जरा सोचिए, एक ताकत जो सह्याद्री की पहाड़ियों से उठी और जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के कुछ अहम हिस्सों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं शिवाजी महाराज के उदय से। 17वीं सदी का भारत, दक्कन सल्तनत कमजोर हो रही थी, मुगल साम्राज्य भी कह सकते हैं अपनी ढलान पर था। ऐसे में शिवाजी महाराज का उभरना ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। बिल्कुल। और ख़ास बात यह है, जैसा आपने कहा, वो किसी जमे-जमाई शाही घराने से नहीं थे। उनका उदय ही अपने आप में मतलब स्थापित सत्ता को एक चुनौती जैसा था। ये सिर्फ कोई सैन्य विद्रोह नहीं था, ये ज़मीन से जुड़ी एक नई शक्ति का क्या कहते हैं आगाज़ था। और उनकी रणनीति, पहाड़ी किलों का इस्तेमाल, राजगढ़, तोरणा। हाँ, वो गुरिल्ला तकनीक, छापामार युद्ध, अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त देना, ये सिर्फ लड़ाइयाँ जीतना नहीं था, ये तो मतलब युद्ध की कला को एक नया आयाम दे रहे थे वो। और फिर 1674 का उनका राज्याभिषेक, वो सिर्फ एक सेरेमनी तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्वराज की घोषणा थी। मतलब अपना राज, अपनी पहचान। ये एक बहुत बुलंद ऐलान था। एक छोटी मगर बेहद कारगर सेना, एक मजबूत नौसेना जो उस वक्त बहुत कम लोगों के पास थी, और उनकी कूटनीति, वो वाकई मराठा पहचान के प्रतीक बन गए। एक जरूरी बात यह है कि कैसे शिवाजी ने मतलब जमीनी स्तर से उठकर बिना किसी शाही विरासत के न सिर्फ एक सैन्य ताकत खड़ी की, बल्कि स्वराज का एक विचार स्थापित किया। हाँ, और शिवाजी महाराज के बाद भी उनके बेटे संभाजी महाराज और दूसरे नेताओं ने इस सपने को, इस लॉ को जलाए रखा। लेकिन साम्राज्य का जो असली फैलाव हुआ, वो पेशवाओं के दौर में हुआ, पुणे से। हाँ, पेशवा यानी प्रधानमंत्री, वो सत्ता का नया केंद्र बन गए। बिल्कुल। और पेशवाओं में भी बाजीराव प्रथम का नाम तो लेना ही होगा। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने मतलब जबरदस्त विस्तार देखा। कहाँ तक? दिल्ली से तमिलनाडु तक सुना है। हाँ, लगभग दिल्ली से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक मराठा झंडा लहराया। और कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी। उनकी वो बिजली की सी तेजी और रणनीति वाकई कमाल की थी। तो क्या ये कह सकते हैं कि पेशवाओं के टाइम में मराठा साम्राज्य अपने पीक पर था, लेकिन शायद वहीं से कुछ बिखराव के बीज भी पड़ने लगे थे? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। विस्तार तो जबरदस्त था, लेकिन उनका जो शासन चलाने का तरीका था वो भी समझने जैसा है। मराठा सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो कुशल प्रशासक भी थे। जैसा हमने पहले कहा, उन्होंने एक तरह की विकेंद्रीकृत व्यवस्था बनाई। विकेंद्रीकृत मतलब सारी ताकत एक जगह नहीं थी। किले सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थे, वो प्रशासन के केंद्र भी थे। खेती को उन्होंने काफी बढ़ावा दिया और धार्मिक सहिष्णुता भी बढ़ती। उनकी व्यवस्था का निचोड़ ये था, विकेंद्रीकरण से तेजी से विस्तार करना। ये उस समय के जो सेंट्रलाइज साम्राज्य थे उनसे काफी अलग था। अच्छा। वो स्थानीय सरदारों को क्या कहते हैं अपनी छत्र छाया में शासन करने देते थे। बस शर्त थी कि वफादार रहें और टैक्स देते रहें। इससे साम्राज्य तेजी से फैला। ये प्रशासनिक कुशलता तो समझ आती है, लेकिन फिर साम्राज्य इतना फैला तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी, अंदरूनी भी, बाहरी भी, और शायद इसी का नतीजा था पानीपत। हाँ, बिल्कुल। 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये मराठा इतिहास का एक बहुत ही दुखद अध्याय है। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ ये जंग हुई और इसमें मराठाओं को भयानक हार मिली। सिर्फ सैनिक हार नहीं थी शायद। नहीं, ये उससे कई ज्यादा थी। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा मराठा सैनिक, उनके सहायक, यहां तक कि आम नागरिक भी मारे गए। सदाशिवराव भाऊ जैसे बड़े बड़े सरदार इस युद्ध में मारे गए। इस हार ने न सिर्फ उत्तर भारत में उनकी बढ़त रोक दी, बल्कि उनकी जो एक अजेय होने की इमेज थी वो टूट गई। एक तरह का लीडरशिप वैक्यूम भी बन गया। इतनी बड़ी हार, इसके बाद भी मराठा शक्ति एकदम खत्म नहीं हुई है ना। माधादी, शिंदे, नाना फडणवीस जैसे नाम आते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन जैसे काबिल नेताओं ने साम्राज्य को फिर से संभाला।
काफी हद तक पुरानी ताकत वापस भी हासिल की, लेकिन तब तक सीन बदल रहा था। हिंदुस्तान के दरवाजे पर एक नई ताकत दस्तक दे रही थी, ज्यादा संगठित, ज्यादा मक्कार, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। हाँ, अंग्रेज। उनके साथ फिर 3 बड़ी लड़ाइयां हुई, जिन्हें हम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। इन युद्धों ने धीरे धीरे मराठा सरदारों की एकता को तोड़ा, उनकी सैनिक शक्ति को कमजोर किया और आखिरकार 1818 आते आते पेशवा शासन का अंत हो गया। मराठा साम्राज्य औपचारिक तौर पर ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। ये हिंदुस्तान में सत्ता के बदलते समीकरण का एक बड़ा मोड़ था। अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल। साम्राज्य भले ही चला गया, लेकिन वो मराठा अस्मिता, वो जज्बा, वो तो आज भी जिंदा है ना? बिल्कुल। शिवाजी महाराज आज भी वीरता, सुशासन और बाहरी ताकतों के खिलाफ खड़े होने के प्रतीक हैं। हाँ, उनके किले आज भी उस दौर की कहानी कहते हैं। स्वराज का वो विचार आज भी कितना प्रासंगिक है। ये सोचना भी कमाल है कि इस ताकत ने अपने वक्त के 2 सबसे बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी, पहले मुगलों को, फिर अंग्रेजों को। हाँ, और हार में भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, सही रणनीति हो, तो किसी भी ताकत का मुकाबला किया जा सकता है। उनकी कहानी सिर्फ शासकों की कहानी नहीं है, ये एक आंदोलन की कहानी है, प्रतिरोध की कहानी है। तो संक्षेप में देखें तो हमने शिवाजी महाराज के उदय और स्वराज्य की स्थापना से शुरुआत की, फिर पेशवाओं के दौर का विस्तार और प्रशासन देखा, पानीपत की वो हार, अंग्रेजों से संघर्ष और फिर पतन, और ये भी समझा कि उनकी विरासत आज भी क्यों मायने रखती है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से आगे बढ़कर एक सवाल शायद सोचने लायक है। मराठा साम्राज्य जैसे जो साम्राज्य बड़ी बाहरी ताकतों को चुनौती देते हैं, उनका क्षेत्रीय पहचान बनाने और प्रतिरोध की भावना जगाने में मतलब क्या और कैसा स्थायी असर पड़ता है, ये वो पहलू है जिस पर और सोचा जा सकता है।